मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण होते हैं? किन किन रीजन से मुद्रास्फीति आती है? मांग बढ़ जाए, पूर्ति ज़्यादा हो जाए तो। एक होता है आपका मांग जनित। मांग जनित में क्या क्या आता है? जनसंख्या वृद्धि और हाँ शहरीकरण, नगरीकरण, इसकी वजह से भी, और आय का बढ़ना, रोजगार का बढ़ना, ये आपका क्या होता है? मांग जनित होता है। इसके अलावा और क्या था आपका? पूर्ति आधारित। पूर्ति आधारित में क्या क्या था? अनियमित खाद्य आपूर्ति, औद्योगिक मतलब उद्योगों के द्वारा सामान का सही टाइम पे ना बना पाना, ना उपलब्ध करा पाना, उत्पादन की कमी, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी अगर हम करते हैं, और आयातों पर नियंत्रण, अगर गवर्नमेंट आयातों पर नियंत्रण कर देती है तो भी समस्या होती है। ओके, और इसके बाद आपका था लागत आधारित। अगर प्रशासन जो है मूल्य की नीतियों को सही तरीके से लागू नहीं कर पाती तो भी मुद्रास्फीति आती है। ये भी आप लोगों ने देखा था। इसके बाद आपने पढ़ा था मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, जिसमें पहला आपने पढ़ा था स्थिर आय वर्ग पर बुरा प्रभाव। स्थिर आय वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ता है ना मुद्रास्फीति का, समझ में आया था क्यों पड़ता है? क्योंकि हाँ आय निश्चित होती है, अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो उतनी इनकम में वो जरूरतें जो पूरा कर लेते थे वो नहीं हो पाएगा, तो समस्या होगी। तो निश्चित आय वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बुरा प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसके बाद भुगतान शेष पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भुगतान शेष पर प्रतिकूल प्रभाव क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो आयात जितना आयात होगा उत्पादन कम होगा तो आयात कम होगा, और अगर मतलब मुद्रास्फीति रहेगी तो निर्माण का कार्य तेजी से नहीं हो पाएगा, और निर्यात चाहते होगा जिस प्रोडक्ट की कमी होगी। निर्यात ज़्यादा हो गया, आयात बताइए। निर्यात महंगे, निर्यात ज़्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगा तो निर्यात हमको करना पड़ेगा दूसरे आयात कहते हैं। आयात आप सोच रहे हैं और बता रहे हैं कुछ और आयात बिल्कुल सही है। जब मुद्रास्फीति होती है तो आपके यहाँ वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाएंगी, और कोई भी कंट्री सामान वहां से मंगाती है जहां सस्ता मिलता है। अगर आपके यहाँ वस्तु और सेवाएं सस्ती हैं तो क्या दुनिया के अन्य कंट्रीज आपके यहाँ से वस्तु और सेवाएं परचेज करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? अरे मुद्रास्फीति आप देखिए मैं सर्वेश की तरह कंफ्यूज। जब भी मुद्रास्फीति होती है तो आप सभी को पता है वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं? महंगी हो जाती है, क्योंकि उनकी क्राइसिस हो जाती है। जब वस्तु और सेवाएं कम होती हैं और मुद्रा की मात्रा ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू गिर जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि अगर मुद्रास्फीति है तो वस्तु और सेवाएं क्या होंगी? महंगी होगी, और अगर महंगी होंगी तो क्या दूसरे देश आपसे खरीदना चाहेंगे? नहीं। जहाँ उन्हें सस्ता मिलेगा वो वहाँ से मंगाएंगे। तो आपके देश से जो वस्तु और सेवाओं का निर्यात हो रहा था वो कम हो जाएगा कि ज्यादा? और आपके मार्केट में पहले से वस्तु और सेवाओं की क्राइसिस है, अभी तो महंगे हैं, तो अब उसकी आपूर्ति करने के लिए सरकार को क्या करना होगा? विदेशों से आयात बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है तो आयात बढ़ेगा या घटेगा? और निर्यात घट जाएगा। ये क्वेश्चन आया है कि मुद्रास्फीति के समय निर्यात घट जाता है और आयात बढ़ जाता है। निर्यात क्यों घटता है ये समझ में आ गया, और आयात क्यों बढ़ जाता है ये भी समझ में आ गया होगा, है ना? कोई दिक्कत? यही आप लोगों ने कल पढ़ा था। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो है आपका विदेशी विनिमय दर में कमी। व्यापार शेष भुगतान शेष मतलब बाबू, जैसे जब आप किसी से व्यापार करते हैं, शेष मतलब क्या होता है? अधिक, ज्यादा। जब आप किसी से व्यापार कर रहे हैं और आप उससे खरीदेंगे कम और बेचेंगे ज्यादा तो आप शेष में रहेंगे ना, यानी कि आपके पास फायदे में, आप फायदे में रहेंगे ना, तो उसी को शेष कहते हैं। भुगतान शेष में मतलब कि जितना आपने मंगाया और जितना दिया, आपका देने का जो है वो फायदा आपका ज्यादा अधिक है, आपको खरीदना कम पड़ रहा है, आप बेच ज्यादा रहे, जिससे आपको मुनाफा हो रहा है, तो शेष आपके पास बच रहा है ना, अधिक हो रहा है ना, उसी को व्यापार शेष या भुगतान शेष कहते हैं। यानी कि दोनों में आप प्लस में है, फायदे में है। बात समझ में आ गया? तो इसी को कह रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय दर में कमी। विदेशी विनिमय दर में कमी।
नोट करवा दें इसे या समझा दें? नोट करवा दें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा का अवमूल्यन होता है। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा का अवमूल्यन होता है। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा का अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन शब्द मतलब समझिए कि मुद्रा की वैल्यू घट जाती है। मुद्रा का अवमूल्यन होता है अर्थात विदेशी विनिमय दर में कमी आती है। अर्थात विदेशी विनिमय दर में कमी आती है। विदेशी विनिमय दर में कमी आती है। भारत में ऊंची मुद्रास्फीति के कारण भारत में ऊंची मुद्रास्फीति के कारण भारतीय वस्तुओं के मूल्य में भारत में ऊंची मुद्रास्फीति के कारण भारतीय वस्तुओं के मूल्य में भारत के साथ व्यापार में भारतीय वस्तुओं के मूल्य में भारत के साथ व्यापार में भागीदार देशों की तुलना में तेजी से वृद्धि होगी। भागीदार देशों की तुलना में तेजी से वृद्धि होगी। इससे भारतीय वस्तुओं की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में कमी होगी। इससे भारतीय वस्तुओं की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में कमी होगी। प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में कमी होगी। भारतीय निर्यातों में कमी होगी। भारतीय निर्यातों में कमी होगी। इसलिए रुपए की विदेशी मांग कम होगी। भारतीय निर्यातों में कमी होगी। इसलिए रुपए की विदेशी मांग कम होगी। रुपए की विदेशी मांग कम होगी। फलस्वरूप विदेशी विनिमय दर में भी कमी होगी। फलस्वरूप विदेशी विनिमय दर में भी कमी होगी। फलस्वरूप विदेशी विनिमय दर में कमी होगी। यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत सारे कंट्रीज को हम सामान और सेवाएं निर्यात करते हैं और बहुत सारे कंट्रीज से हम वस्तुएं और सेवाओं को आयात भी करते हैं। लेकिन आपके यहाँ अगर वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाएंगी तो आपके जो भागीदार देश हैं वो आपसे ना लेकर के दूसरे देश से लेंगे या आपसे कम लेंगे, अपना सामान आपको ज्यादा लेंगे क्योंकि इस समय आपको आवश्यकता है। तो ऐसे में रुपए का क्या होगा, डिमांड घटेगा। अगर रुपए का डिमांड घटेगा तो वैल्यू घट जाएगा। वैल्यू घटेगा तो अन्य मुद्राओं के कंपटीशन में हम क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। और पीछे हो जाएंगे तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो विनिमय दर है उसमें भी हम क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो बात समझ में आया? मुद्रास्फीति का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी रुपए का जो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है ना, इसका मतलब क्या, रुपए की स्थिति ज्यादा हो रही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट रीडिंग। परियोजनाओं की लागत में वृद्धि। 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 ये तो बहुत आसान है, मान लेते हैं। आप जानते हैं गवर्नमेंट हर साल कोई नई नई स्कीम, नई नई परियोजनाएं लाती रहती है, उसके तहत वो काम करवाती रहती है। कभी सामाजिक क्षेत्र में, कभी आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में परियोजनाएं आती रहती हैं। अगर सरकार कोई स्कीम लेकर के आती है और वो कोई काम करवाना चाहती है, मान लीजिए वो नया स्कीम लेकर के आई कि रोडों के किनारे पेड़ पौधे लगवाएंगे, तो अगर पेड़ पौधे लगवाने हैं तो उसके लिए उन्हें क्या जरूरत होगी, पेड़ के लिए खाद भी चाहिए, पानी भी
पौधा भी चाहिए, मजदूरी भी चाहिए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ऐसे में वस्तु और सेवाएं महंगी हैं तो लागत ज़्यादा आएगा कि नहीं, उस परियोजना को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि वस्तुएं भी महंगी हैं और सेवाएं भी महंगी हैं। अब दोनों महंगी होगी तो उस परियोजना को कंप्लीट करने में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वही चीज़ें ना ज़्यादा महंगी हो तो कम खर्च आएगा। या मान लीजिए आप ही कोई बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, सरकार को छोड़ दीजिए, आप ही कोई बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, अपने लिए घर बनाना चाहते हैं और ऐसे में सेवाएं और वस्तुएं महंगी हैं तो आपके घर की लागत ज़्यादा आ जाएगी कि नहीं, आएगी ना। तो कोई भी काम अगर आप करते हैं और मुद्रास्फीति है तो आपको ज़्यादा लागत का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो मुझे लगता है नोट कराने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट है आपका असमानता। ये भी बहुत आसान है, अगर मुद्रास्फीति है तो असमानता आती है। समानता, असमानता का मतलब आप समझ रहे हैं, डिफरेंसेस, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। अब मुद्रास्फीति की अगर स्थिति है तो जो व्यापारी वर्ग है, वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो रही है तो उनको तो मुनाफा होगा, तो वो तो और ज्यादा अमीर हो जाएंगे क्योंकि वो अपनी वस्तुओं को महंगे में बेच रहे हैं तो उनको फायदा हो रहा है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास लिमिटेड पूंजी है, बहुत कम पूंजी है, जिसे हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर होना, उसकी तो पूंजी बचत खत्म हो जाएगा क्योंकि उसे हर वस्तु हर सेवा लेने के लिए ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो गरीब क्या हो जाएगा, और गरीब। जैसे कोरोना में गरीब और गरीब हो गया और अमीर और अमीर हो गया। तो ये मुद्रास्फीति में भी समस्या होती है, असमानता और बढ़ जाती है, अमीर को फायदा और गरीब को नुकसान। बात समझ में आया? नेक्स्ट है आपका बचत एवं निवेश में कमी। और क्या होगा, बचत एवं निवेश में कमी, निवेश में कमी। बचत और निवेश में कमी हो जाएगा ना। मान लीजिए आपके घर में कोई गार्जियन है, महीने का 50,000 कमाते हैं, वो सबका खर्चा पूरा करने के बाद, सारी जरूरतों को पूरा करने के बाद 5,000 बचा लेते हैं और हर महीने वो 5,000 की बचत कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके उनके पास 50,000 फिर 1 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर मुद्रास्फीति आ जाए और वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाए तो जो काम वो 45,000 में कर रहे थे और 5,000 बचा रहे थे, बचत करके जब थोड़े ज्यादा अमाउंट हो जाएंगे तो मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा, कोई बिजनेस शुरू करूंगा या कुछ भी, तो क्या वो बचत होगा? नहीं। और जब बचत नहीं हो पाएगा तो निवेश हो पाएगा क्या? निवेश भी नहीं हो पाएगा। तो बचत और निवेश दोनों प्रभावित हो जाता है मुद्रास्फीति में। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऋणदाता एवं ऋणी पर प्रभाव। ऋणदाता एवं ऋणी पर प्रभाव। ऋणदाता एवं ऋणी पर प्रभाव। ये मैं आपको समझाऊंगी भी और लिखाऊंगी भी, क्योंकि मैं देखती हूँ जब मैं समझाती हूँ तो समझ जाते हैं बच्चे, बाद में फिर क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ऋणदाता को नुकसान, कैसे ऋणी को फायदा। तो ये आप पहले समझ लीजिए फिर नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं, आपने किसी से, आज 2024 चल रहा है, खत्म होने वाला है, और आपने इस टाइम में 10,000 रुपये किसी से लिए और कहा कि 5 साल बाद मैं आपको 10,000 लौटा दूंगा। आपको उस व्यक्ति ने 10,000 रुपया दिए, आपने उस 10,000 से बहुत सारी अपनी सेवाएं और जरूरतें को पूरा किया और आपका काम हो गया। 5 साल बाद जब उस 10,000 रुपये को आप उसको लौटाएंगे तो 5,000 मतलब 5 साल बाद वस्तुओं और सेवाओं के दाम में वृद्धि हो चुकी होगी कि नहीं? तो जो वैल्यू आज मुद्रा की है, क्या 5 साल बाद वही वैल्यू रहेगी? या जितनी आपने आज वस्तुएं परचेज कर दी 10,000 में, क्या 5 साल बाद उतनी आप परचेज कर पाएंगे उसे 10,000 में? नहीं कर पाएंगे। हर साल वस्तु और सेवाओं की क्या हो रही, कीमती वृद्धि होती जा रही है, हर साल चीजें महंगी होती जा रही हैं। तो इसीलिए जिसने ऋण दिया उसको नुकसान होगा कि नहीं? 5 साल बाद मिला तो 10,000 लेकिन उसकी वैल्यू 9,000 के बराबर रहेगी, 1,000 कमी आ गई, उसके वैल्यू में 1,000 के लगभग कमी आ गई। लेकिन आज हमने लेकर के जो वस्तुएं और सेवाएं परचेज की तो हमें फायदा हुआ कि नहीं? यानी हमने पैसा तो लौटाया
स्थिति, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, की स्थिति में ऋणी या उधार लेने वालों की स्थिति अच्छी होती है। की स्थिति में ऋणी या उधार लेने वालों को की स्थिति में ऋणी या उधार लेने वालों की स्थिति अच्छी होती है। उधार लेने वालों की स्थिति अच्छी होती है क्योंकि समयांतर में उनके द्वारा किए जाने वाले पुनर्भुगतान का वास्तविक मूल्य, समयांतर में उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाले या उनके द्वारा समयांतर में उनके द्वारा किए जाने वाले पुनर्भुगतान का, समयांतर में उनके द्वारा किए जाने वाले पुनर्भुगतान का वास्तविक मूल्य, ब्रैकेट में वस्तु के रूप में मूल्य, वास्तविक मूल्य, ब्रैकेट में वस्तु के रूप में मूल्य, ब्रैकेट बंद, कम होता जाता है, कम होता जाता है। परंतु ऐसी स्थिति में ऋणदाता या उधार देने वाले को, परंतु ऐसी स्थिति में ऋणदाता या उधार देने वाले को, परंतु ऐसी स्थिति में ऋणदाता या उधार देने वाले को हानि उठानी पड़ती है। ऋणदाता या उधार देने वाले को हानि यानी कि लॉस उठानी पड़ती है क्योंकि वास्तविक रूप में उसे कम मूल्य का भुगतान प्राप्त होता है, क्योंकि वास्तविक रूप में उसे कम मूल्य का भुगतान प्राप्त होता है, वास्तविक रूप में उसे कम मूल्य का भुगतान प्राप्त होता है। आगे, क्रय शक्ति में गिरावट के कारण ऋणदाता को, क्रय शक्ति में गिरावट के कारण ऋणदाता को क्रय शक्ति में या क्रय क्षमता में कमी के कारण, गिरावट के कारण ऋणदाता को जो ब्याज तथा मूलधन प्राप्त होता है, जो ब्याज तथा मूलधन प्राप्त होता है, उसकी क्रय शक्ति अत्यंत कम हो जाती है। जो ब्याज तथा मूलधन प्राप्त होता है, उसकी क्रय शक्ति अत्यंत कम हो जाती है, उसकी क्रय शक्ति अत्यंत कम हो जाती है। बात समझ में आ गया? अब अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो एक बार कॉपी पलट लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि मुद्रा की जो क्रय करने की क्षमता है वो समय के साथ घटती जाती है। जो आज क्षमता है वो 5 साल बाद नहीं रहेगा या 10 साल बाद और कम हो जाएगा। इसीलिए जो ऋण देता है उसको नुकसान और जो ऋण लेता है उसको फायदा होता है अगर मुद्रा स्थिति है तो। नेक्स्ट हेडिंग, आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में बाधक, आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में बाधक। आर्थिक समृद्धि में किस तरह से नुकसानदेह है? जब आप कोई भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करेंगे, उसकी लागत बढ़ जाएगी तो आप उसकी कीमत भी बढ़ाएंगे, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो लोग क्या करते हैं, डिमांड कम करते हैं, खरीदने की उनकी क्षमता घट जाती है, और क्षमता घटेगी तो मांग नहीं होगा, मांग नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था आपकी मंदी की स्थिति में जाएगी, अगर मंदी की स्थिति में जाएगी तो समृद्धि नहीं आती है। तो 2 लाइन नोट कर लीजिए रिविजन के लिए। उच्च मुद्रास्फीति तीव्र आर्थिक समृद्धि की, उच्च मुद्रास्फीति तीव्र आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में, उच्च मुद्रास्फीति
बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि इसके कारण वस्तुओं एवं सेवाओं की और सेवाओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि इसके कारण वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति से भारतीय हो जाती है। लोगों की क्रय क्षमता में कमी के कारण वृद्धि हो जाती है। लोगों की क्रय क्षमता में कमी के कारण समग्र मांग कम हो जाती है। लोगों की क्रय क्षमता में कमी के कारण समग्र मांग कम हो जाती है। समग्र मांग कम हो जाती है, जिससे आर्थिक क्रियाओं में कमी होती है। समग्र मांग कम हो जाती है, जिससे आर्थिक क्रियाओं में कमी होती है। समग्र मांग कम हो जाती है, जिससे आर्थिक क्रियाओं में कमी होती है। नेक्स्ट हेडिंग, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रभाव। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रभाव, जिसे कहते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या प्रभाव आएगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब है कि जब विदेशी डायरेक्ट आपके देश में इन्वेस्ट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसमें कमी क्यों आएगा बताने की स्थिति में है आप लोग अगर चाहें तो बता सकते हैं कि कोई आप यहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आखिर उस पर क्या प्रभाव आएगा, या अगर वो करता है तो उससे उसको फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा या घटेगा? अगर आपके यहाँ मुद्रास्फीति है तो क्या प्रभाव आएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या इम्पैक्ट आने वाला है इन्फ्लेशन का? अपना पैसा निकालने क्योंकि मैम जब जैसे कि निवेश फॉरेन कंट्री कोई निवेश कर रही है तो रुपए की वैल्यू जब यहाँ पे कमज़ोर रहेगी, तो जब यहाँ से जब वो अपने मतलब देश में ट्रांसफ़र करेगी मनी, तो उसमें मतलब मनी में वहाँ पे भी गिरावट आएगी ना। जैसे कि रुपए की वैल्यू यहाँ पे जब व्यापार करेगी तो रुपए में ही करेगी। नहीं बेटी, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, कुछ और है रीजन। मनीष क्या बोल रहे हैं? महंगी रहेगी तो लोग निवेश कम कर पाएंगे। क्योंकि जब कोई आपके इन्वेस्ट करेगा तो उसको क्या वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत पड़ेगी ना। कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी इंडस्ट्री के लिए, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, परिवहन की जरूरत पड़ेगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई फैक्ट्री लगाता है कच्चे माल से लेकर के सेवाएं तक, क्योंकि छोटे मजदूर से लेकर के बड़े वर्कर्स की जरूरत होती है, कच्चे माल की जरूरत, बिजली पानी परिवहन सबकी जरूरत होती है। तो अगर ये सब महंगा है, अगर ये सारी चीज़ें आपके यहाँ ऑलरेडी महंगी हैं, तो अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो क्या उसको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए? तो जब उसकी लागत ज़्यादा आएगी इन्वेस्टमेंट करने में, तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? फिर तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा या नहीं करेगा? तो दोनों स्थिति में समस्या हुई कि नहीं। अगर आपके यहाँ वस्तुएं और सेवाएं सुलभ है, आसान है, सस्ती है, तो कोई भी कंट्री आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा और वो ज़्यादा करना चाहेगा, तो इससे आपको क्या होगा? फायदा होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ हर चीज़ महंगा है तो फिर वो ज़्यादा लागत लगा करके अपना घाटा क्यों करेगा? तो इसका मतलब विदेशी भी आपके यहाँ निवेश कम करेंगे। तो क्या इन्फ्लेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट आया कि नहीं? आया ना? बात समझ में आया? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्यों होगा कम? क्योंकि वस्तु और सेवाएं महंगी है हमारे यहाँ। अगर वो कोई भी फैक्ट्री या कुछ भी लगाते हैं तो उस पर उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, लागत ज़्यादा आएगी, और जब लागत ज़्यादा आता है तो फायदे मुनाफा कम हो जाता है। और कोई भी बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ही काम करता है। आपने देखा था ना उत्पादन सिद्धांत, हम कोई चीज़ क्यों उत्पादन करते हैं, देखते हैं मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, और अधिकतम मुनाफा उससे हमें मिले, इस बात का ध्यान ये उत्पादन सिद्धांत कहता है। तो कोई भी आपके यहाँ कोई भी चीज़ का उत्पादन क्यों करेगा? अगर इस सिद्धांत के प्रतिकूल चल रहा है सब कुछ, ठीक, तो क्या ये लिखवाना पड़ेगा या समझ गए आप लोग? कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे? छोड़ दें ये पॉइंट? किसी को कोई समस्या ना समझ में आए हो तो फिर से पूछिए, बहुत आसान है, थोड़ा इसको सुन
पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्या प्रभाव होगा, नोट कीजिएगा। उच्च मुद्रास्फीति के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव, उच्च मुद्रास्फीति के कारण, उच्च मुद्रास्फीति के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कम हो जाता है। उच्च मुद्रास्फीति के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कम हो जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कम हो जाता है। क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति से आगतों की लागत में, क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति से आगतों की लागत में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति से आगतों की लागत में वृद्धि हो जाती है। आगतों की लागत में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति से भारतीय बाजारों में, मुद्रास्फीति से भारतीय बाजारों में विदेशी मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रास्फीति से भारतीय बाजारों में विदेशी मुद्रा की क्रय शक्ति में भी कमी हो जाती है। विदेशी मुद्रा की क्रय शक्ति में भी कमी हो जाती है। क्रय शक्ति में भी कमी हो जाती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति में एफडीआई हतोत्साहित होता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति में एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हतोत्साहित होता है। बात समझ में आया? यानी कि विदेशी मुद्रा की क्रय शक्ति क्यों कम होगी, क्योंकि अब उसे कोई वस्तु लेने के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा पे करना पड़ेगा, तो उसकी क्षमता घट गई। जब वस्तु और सेवाओं को लेने के लिए ज्यादा मुद्रा पे करना पड़ता है, इसका मतलब मुद्रा की वैल्यू, क्रय शक्ति घट गई है। तो बात समझ में आ गया क्यों हो जाएगा ऐसी समस्या? ठीक है, अब देखिए आप लोगों को बताने की बारी है। इतने भी तो आप लोग समझ गए कि क्या फायदा कब नुकसान होगा। अब जरा मुझे बताइए, उपभोक्ता को मुद्रास्फीति में फायदा होगा कि नुकसान? उपभोक्ता नुकसान होगा। वेरी गुड। इनको क्या होगा? नुकसान। नुकसान होगा या हानि लिख दीजिए, हानि। उपभोक्ता को हानि होगा। किसी ने ही समझ में आया? कोई भी बच्चा बेझिझक बिना किसी संकोच के सीधा बोले कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, मुझे बताइए। किसी को भी ना आया हो समझ में? आ रहा है बेटी? क्यों हानि होगा? आप उपभोक्ता हैं, आप जब भी वस्तु सेवाएं लेने जाएंगे, मुद्रास्फीति है तो आपको उसको खरीदने के लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, तो नुकसान होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्पादक। उत्पादक को हानि होगा या लाभ? उत्पादक। बताइए, इसको लाभ होगा ना? कैसे लाभ होगा? हाँ, वेरी गुड। मुद्रास्फीति में वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाती है। अगर किसी भी चीज का उत्पादन हो रहा है, चाहे सेवाओं का सृजन हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन, तो उसका अच्छा कीमत मिलेगा, तो उत्पादक को क्या होगा? लाभ होगा। भारत का विदेशों में निवेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या भी? भारत ने जो विदेश में निवेश किए हैं, भारत विदेशी निवेश में तो आपको उसका इम्पैक्ट, यहाँ का इम्पैक्ट वहाँ तो रहेगा नहीं, यहाँ का इम्पैक्ट वहाँ नहीं रहेगा ना, क्योंकि मुद्रास्फीति आपके देश के अंदर की समस्या हो रही है, उसका बाहर से नहीं लेना देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऋणदाता। इसको क्या होगा? अभी पढ़ा आप लोगों ने। हाँ, ऋणदाता को हानि होगा। किसी को दिक्कत कोई, और ऋणी को लाभ। हाँ, ऋणी को क्या हो जाएगा? लाभ। और नेक्स्ट आयात क्या होगा? वृद्धि होगी। आयात में वृद्धि। और क्या कम होगा?
निर्यात में कमी आएगी। नेक्स्ट, सार्वजनिक व्यय घटेगा कि बढ़ेगा? सार्वजनिक व्यय क्या होगा? कम होगा। आपका कम, आपका किसी का ज्यादा हो रहा है। मुद्रास्फीति है और सरकार कोई काम करना चाहती है तो व्यय घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, तभी तो रुपये का प्रवाह ज्यादा होगा। कैसे उल्टा बता रहे हैं आप लोग? सार्वजनिक व्यय मतलब सरकारी व्यय। अगर सरकार कोई योजना परियोजना लेकर के आती है तो फिर उसको नुकसान होगा कि नहीं? व्यय बढ़ जाएगा ना, उसको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे वस्तुओं और सेवाओं को परचेज करने के लिए, तभी तो उसका काम होगा। तो क्या हो गया? सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा। सार्वजनिक बचत, सार्वजनिक बचत होगा, उसमें कमी आएगी। बहुत अच्छी। कभी कभी हम लोग ट्रैक से भटक जाते हैं आते हुए भी, कुछ और सोचते हैं। ये फिर से समझा दें। सार्वजनिक मतलब होता है सरकारी, सरकारी मतलब जो सरकार करे। अगर सरकार कोई भी काम करेगी तो सबको ध्यान में रखेगा, इसलिए इसको सार्वजनिक कहते हैं, ठीक ना? क्योंकि सरकार सबको ध्यान में रखेगा, अपनी हर जनता को, गरीब अमीर। तो अगर सरकार कोई भी काम आपके लिए करना चाहे, मान लीजिए आपके लिए रोड बनवाना चाहे, या आपके लिए यहाँ जहाँ रोड नहीं वहाँ रोड, या बस्ती में कह रही है ओवर फ्लाई बना देते ताकि जाम ना लगे, तो क्या उसको महंगा नहीं पड़ेगा? गिट्टी, मोरंग, सीमेंट, सरिया, मजदूरी, परिवहन, वस्तु और सेवाएं महंगी हैं। मुद्रास्फीति है, मुद्रा की वैल्यू घटी हुई है, तो उसको खरीदने में और वो चीज बनवाने में सरकार को ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा ना। तो सार्वजनिक क्या होगा? व्यय बढ़ेगा और जो बचत है वो घट जाएगा, क्योंकि जब व्यय ज्यादा करेगी सरकार हर जगह तो उसके पास बचत नहीं रहेगा, तो बचत में कमी आएगी, ठीक ना? हाँ बिल्कुल, जहाँ ना समझ में आए बेझिझक, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, कभी कभी कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहता जल्दी, तो यानी कि आपको उसको ज्यादा समझाने की जरूरत। तो नेक्स्ट है आपका परिवर्तनशील आय समूह को लाभ होगा कि हानि? परिवर्तनशील आय समूह जिनका आय परिवर्तित होता रहता है, फिक्स्ड नहीं है। परिवर्तन ऐसे आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे हम और आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। परिवर्तन होकर बढ़ेगा तो लाभ होगा, लेकिन अगर परिवर्तन होकर कमी आएगी नहीं, बढ़ेगा। अभी जब मैंने आपसे कहा कि फिक्स्ड आय वालों को नुकसान होगा, तो परिवर्तनशील वालों का अपोजिट हो गया कि नहीं? फायदा होगा, क्योंकि उनकी आय का पता ही नहीं, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो उनको फायदे होने के चांसेस ज्यादा है। और जो परिवर्तनशील आय किसकी होती है? बिजनेसमैन की, और बिजनेसमैन को मुद्रास्फीति में क्या होता है? लाभ होता है, हानि नहीं होता, ठीक ना? तो परिवर्तनशील आय समूह को क्या होगा? लाभ होगा। कंफ्यूज ना होइए, इसी से समझ लीजिए कि अगर फिक्स्ड आय है तो उसको नुकसान हो रहा है, तो उसका अपोजिट ही होगा, क्योंकि सब में अपोजिट हो रहा है ना। इसका अपोजिट, इसका देखिए सबका अपोजिट हो रहा है कि नहीं? तो अपोजिट ही निकाल लेते हैं आप, बिलो भी तब भी बता जाते हैं, तुक्का मार के। नेक्स्ट है स्थिर आय समूह को हानि। स्थिर आय समूह, इसको नोट कर लीजिएगा। मुझे पता है आप लोगों का दिमाग जितने जल्दी ऑब्जर्व करता है ना, उतने जल्दी इसको फिर उठा के फेंक देता है बाहर, तो फिर दूसरे दिन कंफ्यूज हो जाएंगे, किसको फायदा किसको नुकसान। तो इसको हो गया हानि। अभी पढ़ाते ही आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है व्यापारी वर्ग को फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा। हाँ, व्यापारी वर्ग को क्या होगा? लाभ। और पेंशन भोगी वर्ग को हानि फिक्स रहेगी। हाँ बिल्कुल सही, पेंशन भोगी वर्ग इनको होगा हानि। जब तक उनको पैसे मिलेंगे तब तक मुद्रास्फीति इतनी बढ़ जाती है कि उसकी वैल्यू घट जाती है। नेक्स्ट है डिबेंचर के रूप में
बताता हूँ। के रूप में बता रहे थे, के रूप में संपत्ति धारक डिवेंचर के रूप में संपत्ति धारक मतलब वही प्रतिभूतियों के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, शेयर्स के रूप में संपत्ति धारक। आप क्या होगा बेटे? बहुत अच्छे दिमाग तो लगाए। बाकी लोग आपका भी हानि होगा। और कोई? अगर इसका कुछ नहीं हो रहा है, हानि भी नहीं, लाभ भी नहीं, कुछ तो होना ही चाहिए। तटस्थ तो नहीं रह सकते बच्चा, इसका ऑप्शन नहीं है, दो ही ऑप्शन है, हानि या लाभ। बताइए। अगर मैम शेयर रहेंगे तो अगर मतलब महंगे होंगे तो बिकेगा महंगे में ही, तो लाभ होगा। देखिए तो फिलहाल तो हम यहाँ शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रपत्र के रूप में आप अपने पास रखते हैं, जैसे बॉन्ड हो गए जो डिस्काउंट पे होते हैं, या प्रतिभूतियां हो गई जो डिस्काउंट पे होते हैं, ऐसी चीजें। इसीलिए लिखा है डिवेंचर, यहाँ पे शेयर नहीं है, शेयर को हटा दीजिए, हानि होगा। चलिए गर्ल्स, क्या सहमति व्यक्त करते हैं? हानि होगा भी नहीं? आप जबरदस्त नहीं रह सकते बेटा, बोलिए कुछ। सुने नहीं। मान लीजिए आपने बॉन्ड खरीदा है, या आपने सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी हैं, या कोई भी ऐसा जो समय के साथ उसको आपको पे करेंगे, तो उसका फायदा होगा आपको कि नुकसान? आप सोचिए। इतना भी सही है, नुकसान होगा। आज आपने मान लीजिए एक प्रतिभूति आज आपने खरीदा, वो उसमें 100 रुपीज अंकित है, आपने उसको 90 रुपए में खरीदा, और सरकार ने कहा 164 दिन बाद इसको मैं आपको पूरी 100 रुपीज एक प्रतिभूति का पे करूंगा। अब आपने जब खरीदा था तो 90 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, और जब सरकार ने आपको 100 रुपए वापस किए 164 दिन बाद, तो उसकी वैल्यू घट चुकी थी। तो आपको फायदा हुआ क्या? उतने ज्यादा नहीं हुआ, उल्टा क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो ये देखिए टेक्निकल था, हानि होगा इसको। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने कहा कि नोट कर लीजिए। हो गया बेटी, आगे बढ़े, खत्म करना है आज, और क्वेश्चन भी पूछना है आज। ये क्या हुआ? शॉर्टकट अच्छा है, बाद में कर लीजिए, काम आएगा। आ ही नहीं रहा है, खींच के भेजना। कोई नहीं, ऐसे रहेगा, इसको हटाएंगे नहीं, मेरे जाने के बाद नोट कर लीजिए। ऐड कर दीजिएगा। ऐड कर दें। ए बजे डिवेंचर है, डिवेंचर, डिवेंचर के रूप में संपत्ति धारक। डिवेंचर मतलब होता है बॉन्ड या सरकारी प्रतिभूतियां। इसको ऐड कर दें या रहने दें? ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के संदर्भ में अपनाए जाने वाले उपाय और नीतियां। अगर मुद्रास्फीति है तो सरकार कौन कौन से उपाय या नीतियां ला करके मुद्रास्फीति को रोक सकती है, कंट्रोल कर सकती है, या नॉर्मल कर सकती है? ब्याज दर को बढ़ा देंगे। ब्याज दर को बढ़ा और अभी कंफ्यूज रेट को भी घटाएगा। अगर मुद्रास्फीति है तो घटाएगा नहीं मैम, बढ़ाएगा, तरलता कम करेगी, पैसा सोच। अच्छा, ब्याज दर को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। तब तक ऐसे कंफ्यूज रहेंगे, चैप्टर खत्म होने वाला है। ये डिस्टर्ब है मैम, डिस्टर्ब है? एक हफ्ते से नहीं बेटे, डिस्टर्ब ना रहिए, इतना लंबा लंबा डिस्टर्ब ना रहिए, पढ़ाई प्रभावित हो जाएगा। आप लोग दोस्त हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस बांट लिया कीजिए, थोड़ा थोड़ा। कहते हैं हम नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, अभी हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि ना दुख बहुत है। वो महात्मा बुद्ध कहते थे दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है, निवारण के रास्ते भी हैं, रास्ते तलाश कीजिए। तो आ जाते हैं हम पॉइंट पे कि अगर मुद्रास्फीति है तो कैसे हम सरकार दूर करेगी। तो अच्छा पॉइंट जा रहे थे, लेकिन उल्टा चले गए हम और बढ़ा देंगे मुद्रास्फीति, अति आ जाएगी। तो बताइए, जमा हो रही है उसको बाहर निकालेंगे, वस्तुओं और सेवाओं का। बिल्कुल, एक पॉइंट ये हो गया।
जो डंप किए हुए माल है उसको यानी कि जब वस्तु और सेवाएं महंगी होती है तभी मुद्रास्फीति की कंडीशन होती जी है। मैम। तो हम डंप माल को मार्केट में उतार देंगे, एक ये हो गया, लेकिन ये कम मतलब काफी नहीं। और वो है कि जो मौद्रिक नीतियाँ हैं उसको बढ़ाएंगे। मौद्रिक नीतियों के तहत जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR, सीमांत अस्थायी सुविधा, और इसके बाद और क्या क्या था, साख की राशनिंग और खुले बाजार की क्रियाएं, बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे ना। उन सब में क्या कर देंगे, बढ़ोतरी करते हैं। और खुले बाजार की क्रियाओं के तहत ये क्या करेंगे, प्रतिभूतियाँ जो है बेचेंगे कि खरीदेंगे, बेचेंगे, कैश लेंगे पैसे की और वो मतलब भुनाने की प्रक्रिया नहीं करेंगे उस टाइम। तब बढ़ाया जाएगा। वेरी गुड, एकदम सही। और गवर्नमेंट क्या करेगी, ये तो आगे IT में टैक्स बढ़ा देंगे। बाजार नीतियों को बढ़ाएगा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो भी टैक्सेस सरकार लेती है वो क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो इससे क्या हो जाएगा, जो मतलब लोग ज़्यादा जब योजनाएं नहीं चलेंगी या जो भी पैसे हैं इनकम का उनका सरकार के पास चला जाएगा, उनके पास पैसे कम रहेंगे तो कम डिमांड करेंगे वो। तो आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट बताए मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का, और बिल्कुल सही है, ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं। तो इसमें पहला है आपूर्ति पक्षीय उपाय। पहले सरकार क्या करेगी, आपूर्ति बढ़ाएगी। आपूर्ति बढ़ाने के लिए पहला काम, डंप किए हुए माल को मार्केट में उतारेगी। दूसरा, उससे काम नहीं बना तो आयात करेगी। तीसरा, उत्पादन को बढ़ाएगी। बात समझ में आया, लिखवाना पड़ेगा क्या, सबको समझ में आ रहा है। आपूर्ति करने के लिए 3 उपाय जो सबसे महत्वपूर्ण है, पहले डंप माल को बाहर निकालना, दूसरा आयात बढ़ाना, तीसरा उत्पादन। क्योंकि उत्पादन टाइम लगता है ना, तत्काल सलूशन नहीं है, लेकिन अस्थायी रूप से सलूशन का सबसे बढ़िया तरीका है कि उत्पादन ही बढ़ा दीजिए, सबसे बढ़िया तरीका। मांग पक्षीय उपाय यानी कि आपका जो डिमांड है उसको कंट्रोल कर ले। डिमांड कैसे कंट्रोल करेगी, मौद्रिक नीतियां बढ़ाएगी RBI, सरकार इनडायरेक्ट गैस टैक्स बढ़ा देगा और लोगों की जो क्रय क्षमता है उसको घटाने का काम करेगा। अगर काला धन है तो उसको भी क्या करेगा, खींचने का काम करेगा। जैसे अभी मोदी जी ने क्या किया था, मुद्रा का अवमूल्यन किया था ताकि काला धन जो है वो उनके पास आए, साथ ही जो अतिरिक्त लोगों के पास पैसे हैं वो भी RBI या मतलब बैंकों के थ्रू सरकार की नजर में आ जाए। तो क्रय क्षमता को घटाने की कोशिश कर रही थी ना, आपने देखा होगा। उसके बाद से लोगों के पास जो छुपा छुपा के धन रखा हुआ था, खास करके महिलाएं उनका पूरा बजट खराब हो गया, उनके पास कुछ बचत नहीं रही, सब निकल गया उसमें नोटबंदी के टाइम में। तो अब उसके बाद देखिए डिमांड घट गया था ना, मार्केट में भीड़ बहुत कम हो गई थी। और दूसरी आके कोरोना ने रहा सहा कसर पूरा कर दिया, जो बचते थे वो भी उसमें अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। और जो बिजनेस कर रहे थे, छोटे मोटे काम करने वाले, इनको बहुत नुकसान हुआ, इनकी आय पूरी तरह से खराब हो गई, जिससे डिमांड क्या हो गया था, बहुत घट गया था। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, मांग पूर्ति। तो क्या लिखवाना पड़ेगा या आप समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। बच्चा किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं या कहेंगे तो मैं नोट भी करा दूंगी। देखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो प्रशासनिक नीतियां अपनाई जाती है वो 3 प्रकार की। पहला है प्रशासनिक नीति, मतलब जो नीतियां अपनाई जाती है उसमें पहला प्रशासनिक के तहत क्या करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करेंगे और उच्चतम कीमत निर्धारित कर देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य आप जानते हो, उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए MSP लाया जाता है, आगे वो चैप्टर में पढ़ाएंगे, जिसके तहत हर वस्तु मतलब जितने भी उत्पादन होते हैं उनका सरकार क्या करती, पहले से मूल्य जारी कर देती कि ये वस्तु में अगर कोई नहीं खरीदेगा तो मैं इतने में आपका खरीदूंगा, जिससे लोग क्या हो, उत्पादन करने के लिए मोटिवेट हो। तो अगर सरकार मोटिवेट करे उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़े तो मुद्रास्फीति कम होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। और उच्चतम मूल्य निर्धारित कर दें, इससे महंगा आप बेच ही नहीं सकते। जैसे ही कोरोना काल में था ना, DM का आदेश था कि कौन सा सामान कितने में मिलेगा, हर चीज का दाम उन्होंने फिक्स कर दिया था। जैसे आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये है ना मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का एक बढ़िया तरीका। कौन सबसे पहले लेके आया, अलाउद्दीन खिलजी। इतिहास में उन्होंने अपने मार्केट में सभी सामानों की वस्तुओं का क्या कर दिया था, दाम फिक्स कर दिया था, उससे ऊपर आप नहीं बेच सकते। ऊपर उसके ज्यादा बेचेंगे तो उतना मांस आपके शरीर से कटवा लेते थे, ऐसा भी पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि जितना आप मतलब दाढ़ी मारेंगे जो वो लोग कहते हैं नॉर्मल भाषा
भाषा में कि इतना कम तौला इन्होंने, उतना मांस उस शरीर से कटवा लेते थे, इतने कट्टर राजा थे। तो ये सब क्या होते हैं, कंट्रोल करने का एक तरीका है। दूसरा राजकोषीय नीति, जिसके तहत सरकार क्या करेगी, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करेगी, व्यय कम करेगी, यानी कि योजनाएं कम लाएगी। योजनाएं कम लाएगी तो रोजगार कम मिलेगा, लोगों को पैसा कम मिलेगा। इसके अलावा और क्या करेगी, न्यूनतम सार्वजनिक ऋण में बढ़ोतरी, जो सार्वजनिक ऋण यानी कि सरकार क्या करेगी, ऋण लेगी ज्यादा से ज्यादा, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगी तो पैसे को क्या करेगी, मार्केट से खींचने का काम करेगी, ये भी हो जाएगा। इसके अलावा आपका करों में वृद्धि और बजट नीति के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मौद्रिक नीति, उसमें मैंने आपको बताया कि आगे जितने भी तरीके हैं पैसे को वापस खींचने का, वो क्या करेगी, बढ़वा देगी। तो ये सारी चीजें हैं। अगला है आपका, हेडिंग कीजिएगा, मुद्रास्फीति संबंधी शब्दावली। मुद्रास्फीति संबंधी शब्दावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मुद्रास्फीति संबंधी शब्दावली, पहला हेडिंग कीजिएगा, मुद्रा अपस्फीति ऑब्लिक विस्फीति। मुद्रा अपस्फीति ऑब्लिक विस्फीति। मुद्रा अपस्फीति ऑब्लिक विस्फीति, इसका इंग्लिश में लिखिएगा डिसइन्फ्लेशन। एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश शब्द पूछ लेता है, डिसइन्फ्लेशन, DISINFLATION, डिसइन्फ्लेशन। इसको नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जब मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था यह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था है, यह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था है, यह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था है, जिसके तहत कीमतों को धीरे धीरे घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत कीमतों को धीरे धीरे घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें मुद्रास्फीति की दर कम होती जाती है, इसमें मुद्रास्फीति की दर कम होती जाती है, इसमें मुद्रास्फीति की दर कम होती जाती है, किंतु सकारात्मक बनी रहती है, किंतु सकारात्मक बनी रहती है। यह सरकार के मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों का एक भाग है, यह सरकार के मौद्रिक और राजकोषीय नीति का, यह सरकार के राजकोषीय एवं मौद्रिक उपायों का एक भाग है, उपायों का एक भाग है। यानी कि आपका जो मुद्रा अपस्फीति है, जिसको विस्फीति भी कहते हैं और इसी को डिसइन्फ्लेशन भी कहते हैं, ये सरकार के राजकोषीय या मौद्रिक नीति का एक भाग है। इसके तहत अगर मुद्रास्फीति है तो धीरे धीरे वस्तु और सेवाओं की कीमतों को घटाते हैं और उसको सामान्य करने का प्रयास करते हैं। ये अच्छा है कि बुरा है अर्थव्यवस्था के लिए? अच्छा है ना, क्योंकि सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ये सरकार के प्रयास से कम होता है। इन्फ्लेशन स्वतः से आता है, हालांकि उसमें भी
मुद्रा अवस्थिति। मुद्रा अवस्थिति, मुद्रा संकुचन ऑब्लिक मुद्रा अवस्थिति, इसका इंग्लिश है डिफ्लेशन। DFLATION, डिफ्लेशन। मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्थिति को कहते हैं डिफ्लेशन। इसको नोट कीजिएगा। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है। वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है, तो इससे कीमतें घटती हैं। जिसे मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्थिति कहते हैं। जिसे मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्थिति कहते हैं। मुद्रा अवस्थिति मूल्य स्तर के गिरने की वह अवस्था है। मुद्रा अवस्थिति मूल्य स्तर के गिरने की वह अवस्था है। मुद्रा अवस्थिति मूल्य स्तर के गिरने की वह अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। मौद्रिक आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। इस प्रकार मूल्य में प्रत्येक गिरावट अस्फीति नहीं होती। इस प्रकार मूल्य में प्रत्येक गिरावट अस्फीति नहीं होती। यह मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत स्थिति है। यह मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत स्थिति है। इस स्थिति में मुद्रास्फीति की दर शून्य से नीचे इस स्थिति में मुद्रास्फीति की दर शून्य से नीचे अथवा नकारात्मक होती है। शून्य से नीचे अथवा नकारात्मक होती है। इस प्रकार मुद्रा अस्फीति में कीमतें तो गिरती हैं। इस प्रकार मुद्रा अस्फीति में कीमतें तो गिरती हैं, परंतु उत्पादन एवं मुद्रा का मूल्य बढ़ता रहता है। परंतु उत्पादन एवं मुद्रा का मूल्य बढ़ता रहता है। परंतु उत्पादन एवं मुद्रा का मूल्य बढ़ता रहता है। देखिए मुद्रास्फीति
हस्तक्षेप करे तब डिसइन्फ्लेशन। जब सरकार कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के या आरबीआई या सभी लोग मिलकर इसको कंट्रोल करें और कंट्रोल करके सामान्य करने का प्रयास करें तब होता है डिसइन्फ्लेशन। लेकिन स्वतः से अगर ऐसा कंडीशन आए तो क्या हो गया, अब इस पीरियड डिफ्लेशन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? फर्स्ट टाइम थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसको बार बार रिसर्च करेंगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट हेडिंग मुद्रा संस्फीति। मुद्रा संस्फीति। मुद्रा संस्फीति। मुद्रा संस्फीति, इसका इंग्लिश है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन। रिफ्लेशन, मुद्रा संस्फीति इंग्लिश है रिफ्लेशन। यह मुद्रा अस्फीति, यह मुद्रा अस्फीति पर, यह मुद्रा अस्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था है। यह मुद्रा अस्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था है। नियंत्रण लगाने की अवस्था है जिसके तहत बहुत नीचे गिरी हुई कीमतों को, जिसके तहत बहुत नीचे गिरी हुई कीमतों को, बहुत नीचे गिरी हुई कीमतों को धीरे धीरे बढ़ाकर, धीरे धीरे बढ़ाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। धीरे धीरे बढ़ाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत करों में कटौती, इसके तहत करों में कटौती, ब्याज दरों में कमी, करों में कटौती, ब्याज दरों में कमी, आदि करके, ब्याज दरों में कमी आदि करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है। मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है। मुद्रा संस्फीति, मुद्रा संस्फीति की स्थिति, मुद्रा संस्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या को कम करने, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की अवस्था को कम करने या समस्या को कम करने, बेरोजगारी की समस्या को कम करने एवं वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग को बढ़ाने के लिए, एवं वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग को बढ़ाने के लिए मांग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जानबूझकर लाई जाती है। सरकार द्वारा जानबूझकर लाई जाती है। जिससे अर्थव्यवस्था में अधिक गतिविधियों, जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों, अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों एवं आर्थिक समृद्धि की दर को बढ़ाया जा सके। जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों एवं आर्थिक समृद्धि की दर को बढ़ाया जा सके।
स्क्रीन का अब स्क्रीन से वस्तु और सेवाएं जो होगी वो बहुत सस्ती हो जाती है। जब ये बहुत सस्ती हो जाएगी तो उत्पादक वर्ग को क्या होगा, नुकसान होगा। तो उत्पादन करने के लिए वो हतोत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित नहीं होते। ऐसे में सरकार जानबूझ करके हस्तक्षेप करती है और वस्तु और सेवाओं की कीमतों को धीरे धीरे बढ़ा करके सामान्य पर लेके आती है ताकि उत्पादन बढ़े और रोजगार बढ़े और अर्थव्यवस्था में तेजी आए, उछाल आए और अर्थव्यवस्था अच्छे से काम करे। तो आपका इन्फ्लेशन का अपोजिट क्या हो गया, डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का अपोजिट क्या हो गया, रिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन सरकार लेके आती है और इन्फ्लेशन और आपका डिफ्लेशन स्वतः से सरकार की क्रियाओं से आती है। जो सरकार की क्रियाओं से स्वतः आती है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है और जो सरकार अपनी क्रियाओं से लेके आती है उसको कंट्रोल करने के लिए जानबूझ के वो आपका डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन है। बस समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन समस्या? इसमें ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे ना, किसमें बेटी? इसे मुद्रा संस्कृति नहीं, क्या आपकी वस्तु और सेवाएं क्या है, बहुत सस्ती हो गई हैं। तो अब वो चाहते हैं कि वो महंगी हो, वस्तु और सेवाओं की कीमतों को ऊपर लाने का प्रयास करेंगे और सोचेंगे लोगों के पास पैसा जाए ताकि, चूंकि इसका मतलब मार्केट में क्या हो गया है, पैसा कम है तो पैसे को मार्केट में लाना में तो कमी करना पड़ेगा ना, तभी पैसा आएगा, तभी मांग जो है वो जनरेट होगा, डिमांड करेंगे लोग, ठीक ना। पढ़ेंगे बेटे तो समझ में आएगा ना, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज होते रहेंगे उसको पढ़िए, स्वतः से रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कई बार। निस्पंदन या मंदीगत मुद्रास्फीति। निस्पंदन, या मंदीगत मुद्रास्फीति या मंदीगत मुद्रास्फीति। निस्पंदन या मंदीगत मुद्रास्फीति, इसका इंग्लिश बहुत बार ज्यादा पूछा जाता है, स्टैगफ्लेशन। इंग्लिश है इसका स्टैगफ्लेशन, STAGFLATION। स्टैगफ्लेशन एग्जाम में पूछा है, इंग्लिश को हिंदी में लेके पूछा है स्टैगफ्लेशन क्या होता है, और स्टैगफ्लेशन का ही देखिए क्या होता है, निस्पंदन या इसी का मंदीगत मुद्रास्फीति होता है। और ये दोनों ना पूछ करके, इंग्लिश ना पूछ करके, इंग्लिश को हिंदी में लेके पूछा था ऐसे, स्टैगफ्लेशन क्या है। अगर अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्टैगफ्लेशन क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा। जब अर्थव्यवस्था में मंदी एवं स्फीति, जब अर्थव्यवस्था में मंदी एवं स्फीति दोनों की स्थितियां, जब अर्थव्यवस्था में मंदी एवं स्फीति दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई दें, दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई दें, साथ साथ दिखाई दें, अर्थात बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ रहें, अर्थात बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ रहें तो बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ रहें तो उसे निस्पंदन, तो उसे निस्पंदन ब्रैकेट में स्टैगफ्लेशन ब्रैकेट बंद कहते हैं, तो उसे निस्पंदन कहते हैं। आगे, निस्पंदन की स्थिति में मुद्रास्फीति की दर, निस्पंदन की स्थिति में मुद्रास्फीति की
नीची, आर्थिक समृद्धि की दर नीची तथा बेरोजगारी की दर स्थिर रूप से तथा बेरोजगारी की दर स्थिर रूप से ऊंची बनी रहती है तथा बेरोजगारी की दर स्थिर रूप से ऊंची बनी रहती है। इसे नियंत्रित करना कठिन होता है। इसे नियंत्रित करना कठिन होता है। क्योंकि जहां बेरोजगारी को दूर करने के लिए मांग में वृद्धि हेतु बेरोजगारी को दूर करने के लिए मांग में वृद्धि हेतु विस्तारक राजकोषीय उपाय किए जाते हैं। विस्तारक राजकोषीय उपाय किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उच्च स्फीति के समाधान हेतु संकुचनकारी नीतियां अपनाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर उच्च स्फीति के समाधान के लिए संकुचनकारी नीतियां अपनाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, समस्या है ना, इसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मंदी भी है और स्फीति भी है। मंदी को घटाने के लिए अगर मुद्रा का प्रवाह बढ़ाते हैं तो फिर से आपकी स्फीति और बढ़ जाएगी और स्फीति को नियंत्रित करने के लिए अगर मुद्रा को खींचते हैं तो फिर मंदी बढ़ जाएगी। आप दोनों को एक साथ कंट्रोल करना काफी चैलेंजिंग होता है। नेक्स्ट हेडिंग, स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन स्क्यूफ्लेशन इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही है। स्क्यूफ्लेशन इंग्लिश में भी है स्क्यूफ्लेशन। हिंदी भी वही और इंग्लिश भी वही। स्क्यूफ्लेशन नोट कीजिएगा। जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति, जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति हो तो मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति हो तो स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन और मुद्रास्फीति की स्थिति हो तो स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति हो तो स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। इसमें मूल्य वृद्धि से तात्पर्य समस्त वस्तुओं में मूल्य वृद्धि से नहीं है। इसमें मूल्य वृद्धि से तात्पर्य समस्त वस्तुओं में मूल्य वृद्धि से नहीं है। मूल्य वृद्धि से नहीं है बल्कि
एक वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में हुए मूल्य वृद्धि से है। वस्तुओं के छोटे समूह में हुए मूल्य वृद्धि से है। आगे, इस स्थिति में कुछ क्षेत्र में तो कुछ क्षेत्रों में तो ऊंची मुद्रास्फीति की दर, इस स्थिति में कुछ क्षेत्रों में ऊंची मुद्रास्फीति की दर या कीमत स्तर में भारी वृद्धि देखी जाती है, या कीमत स्तर में भारी वृद्धि देखी जाती है। कीमत स्तर में भारी वृद्धि देखी जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में मुद्रा संकुचन, या कीमत स्तर में गिरावट, मुद्रा संकुचन या कीमत स्तर में गिरावट, या स्थिर कीमत स्तर की स्थिति, या स्थिर कीमत स्तर की स्थिति एक साथ प्रदर्शित होती है। एक साथ प्रदर्शित होती है। ये भी कंडीशन क्या है? काफी टिपिकल है। जब कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें महंगाई देखी जा रही, जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो क्या हो रही, सस्ती, या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वही वस्तुएं बहुत महंगी हैं और देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में वही वस्तुएं सस्ती हैं। ऐसी स्थिति को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये दो स्थिति बहुत ही टिपिकल है और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्टैगफ्लेशन क्या है और स्क्यूफ्लेशन क्या है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि जब मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन हो, या बेरोजगारी और मुद्रास्फीति हो, या आपका आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास हो। इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और आपको उसमें से बताना होगा। अगर स्टैगफ्लेशन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? जब बेरोजगारी और मुद्रास्फीति हो। और अगर स्क्यूफ्लेशन बताएगा तो मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन दोनों एक साथ हो तो क्या हो जाएगा? स्क्यूफ्लेशन हो जाएगा। और स्क्यूफ्लेशन पूरी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं होता। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में कुछ पर्टिकुलर वस्तुओं की कीमतें महंगी ज़्यादा होती हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र में कुछ पर्टिकुलर जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बहुत सस्ती होती हैं। तो ये कंडीशन जब आपको अपने देश में देखने को मिले अर्थव्यवस्था में तो हो गया आपका स्क्यूफ्लेशन। कोई समस्या रिविजन करके आइएगा, कल मैं फिर से पूछूंगी। कुछ पूछना है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। किन्स क्या लेट तो नहीं हो रहा है? ठीक है। एक किन्स महोदय है, आपने सुना होगा जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब भी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बड़ी मंदी आई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तभी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। मंदी के चपेट में थी दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं, सिर्फ रसिया को छोड़ के। तो ऐसे कंडीशन में जब अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में थी तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कहते हैं हस्तक्षेप की नीति अपनाइए। तो ज्यादातर जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका वगैरह क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और आपके जो द्वितीय युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध, इसमें आपके क्या है? यूरोपियन कंट्रीज ही ज्यादा शामिल थी। तो यहाँ पे आर्थिक मंदी ज्यादा देखने को मिला। ऐसे में ये हुआ कि
चलती हैं शक्तियाँ, तभी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। तो इसके लिए हस्तक्षेप की नीति का त्याग करके हस्तक्षेप की नीति अपनाइए। ये किसने कहा था? कीन्स महोदय ने कहा था। यानी कि उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक तरीके से कि एग्जाम्पल प्रस्तुत किया कि सरकार को जब जरूरत पड़े तो हस्तक्षेप भी करना चाहिए अर्थव्यवस्था को मूल की स्थिति में लाने के लिए। अच्छा हाँ, कल अर्थव्यवस्था आपने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था में जो क्रियाएं चलती है ना, वो मैंने कहा था ना क्रम पढ़ के आइएगा। क्या था? पेज नहीं पलटना है, मैंने कहा था पढ़ के आइएगा, देख के नहीं बताना है। सबसे पहले क्या था? कलम नहीं आए थे ना। कोई बेटा यहाँ पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है, आप चिंता मत कीजिए। जो आए थे बच्चे उनसे पूछ रहे हैं, बताएं सबसे पहले क्या आता है? तेजी आता है, जिसको पीक कहते हैं। और उसके बाद तेजी के बाद तुरंत मंदी आता है। बताइए आगे सुस्ती आती है, उसके बाद मंदी आती है, उसके बाद गर्द आता है, उसके बाद पुनरुत्थान, उसके बाद बूम। ठीक ना? तो मंदी और अवसाद एक ही है, कुछ इस तरह का है। पर्टिकुलर मतलब एक दो शब्द मैंने लिखवाए ना, दो शब्द मैंने लिखवाए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ये बता नहीं पाएंगे आप, क्रम क्या था? तो अवसाद को ही मंदी कहते हैं ना, तो मंदी को भी अवसाद कहते हैं, तो उसको अलग से मत लेके आइए। इसलिए मैंने कहा था दोनों शब्द पढ़िएगा, नहीं तो अवसाद और मंदी का क्रम लगा देंगे आपको, ये क्रम नहीं होगा। क्रम क्या है? पहले तेजी आती है, फिर सुस्त हो जाते हैं। पहले आप सुस्त होते हैं ना, जब आप दौड़ते हैं तो पहले सुस्त होते हैं, फिर मंद होते हैं, फिर आप रुकते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो इस ढाई का होता है ना, जब बहुत तेज रनिंग करना हो, आपको रेस करना होता है, तो लास्ट तक आपकी जो स्थिति आती है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप फिर से खड़े होते हैं और फिर वही है आपकी। ऐसे अर्थव्यवस्था भी होती है, जैसे आप हैं वैसे ही अर्थव्यवस्था है। तो ये था कीन्स का प्रभाव। डबल डिप रिसेशन, हेडिंग कीजिएगा डबल डिप रिसेशन। डबल डिप रिसेशन, डबल डिप रिसेशन, डबल डिप रिसेशन। तो डबल डिप रिसेशन नोट कीजिएगा इसमें थोड़ा सा। यह अवस्था एक ऐसी मंदी को संदर्भित करता है, यह अवस्था एक ऐसी मंदी को संदर्भित करता है, एक ऐसी मंदी को संदर्भित करता है जिसके पश्चात थोड़े समय के लिए उत्थान का दौर आता है, जिसके पश्चात थोड़े समय के लिए उत्थान आता है, थोड़े समय के लिए उत्थान आता है, उत्थान का दौर आता है, किंतु उसके तुरंत बाद पुनः मंदी प्रदर्शित होती है, किंतु उसके तुरंत बाद मंदी प्रदर्शित होती है। किंतु उसके तुरंत बाद पुनः मंदी प्रदर्शित होती है। जीडीपी वृद्धि एक या दो तिमाही की धनात्मक, जीडीपी वृद्धि एक या दो तिमाही, एक या दो तिमाही की धनात्मक वृद्धि के बाद, एक या दो तिमाही की धनात्मक वृद्धि के बाद पुनः ऋणात्मक हो जाती है, पुनः ऋणात्मक हो जाती है। तो बात समझ में आया? यहाँ डबल डिप का मतलब समझ गए ना? एक बार तेजी आती है और या कहिए कि फिर मंदी आती है और फिर से तेजी, या फिर
बढ़ती ब्याज दर। 5 ऑप्शन है और इसमें इतना मजेदार है, एक ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर दें तो आईएएस का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन। मैंने पूछा बेटे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उससे या उसमें वृद्धि किन कारण से होता है, किस कारण से आप डिमांड करेंगे, कौन सी कंडीशन में आप डिमांड करते हैं। पहला, अगर विस्तारकारी नीतियां हैं तो। दूसरा, राजकोषीय प्रोत्साहन, उच्च क्रय शक्ति और बढ़ती ब्याज दर, साथ ही मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी। विस्तारवादी जो नीति है, बढ़ती ब्याज दर। बहुत सही, एकदम सही। बढ़ती ब्याज विस्तार आप डिमांड कब करते हैं, जब आपके पास पैसे आते हैं। पैसे कब आते हैं, जब आरबीआई विस्तार नीतियां अपनाती है, पैसे का फ्लो बढ़ाती है। जब राजकोष प्रोत्साहन किया जाता है तब होता है। जब कमी की जाती है आपके ब्याज दरों में तब होता है। ये सब विस्तारवादी नीतियां ही तो, इसकी वजह से ही तो आपके पास शक्ति आती है। अगर कह दिया ब्याज में बढ़ोतरी, दर में बढ़ोतरी, तो अगर बढ़ोतरी करेंगे तब तो समुचनकारी हो जाएगा। इसी को एलिमिनेट कर दीजिए, उत्तर आ गया। आईएएस 2021 का क्वेश्चन आपने मिनटों में सॉल्व कर लिया। अगर एक पॉइंट आपने पकड़ा होता कि बढ़ाती नहीं है, विस्तार नीतियों में हमेशा हर चीज घटाती है। इतना आसान क्वेश्चन था। यही होता है, अभी तो कम कंफ्यूज हो रहा है, 1 महीने बाद डबल कंफ्यूज होंगे। इसलिए इसको 2-4 बार रिवीजन कर दीजिए, जबकि सब पढ़ा हुआ है। सिर्फ ऑप्शन आईएएस के क्वेश्चन देखने में ड्रामे होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने की टेक्निक पता है आपको तो बस मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाना होता है। दूसरा क्वेश्चन भी 2021 का है और इसमें कोई एक पॉइंट है जो कि सही है। क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। अगर आर्थिक मंदी है तो ऐसे समय में कौन सा कदम सबसे ज्यादा उठाए जाने की संभावना है। पहला, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। दूसरा, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। तीसरा, करों की दर में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। और चौथा, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। बहुत आसान 2021 आईएएस का क्वेश्चन, बहुत से एकदम से बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि बाकी सब में टेक्निकल एक घटा रहा एक बढ़ा दे रहा, जबकि बढ़ाना नहीं है, घटाना है। क्योंकि आप आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाह रहे हैं तो ऐसे में विस्तारक और सस्ती मौद्रिक नीति अपनानी पड़ेगी। और यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसा है जिसमें एक तो घटाया लेकिन दूसरा बढ़ा दिया। तो देखिए पहला क्यों नहीं होगा, कह रहा है कि कर की दरों में कटौती, ये तो करेंगे, लेकिन ब्याज दरों में वृद्धि, फिर तो आपने जो किया उसको बैलेंस कर दिया। कर की दरों में वृद्धि नहीं करेंगे, ब्याज की दरों में कमी करेंगे। सार्वजनिक परियोजनाओं के व्यय में कमी करेंगे तो पैसा मार्केट में जाएगा कैसे। सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय ज्यादा करेंगे, सरकार ज्यादा परियोजनाएं लाएगी, ज्यादा काम कराएगी, ज्यादा रोजगार देगी, ज्यादा इनकम होगा, ज्यादा डिमांड होगा, तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ जाएगी कि नहीं। पढ़ा हुआ है कि नहीं, पढ़ाया है कि नहीं। आईएएस 2021 का क्वेश्चन आसान लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल आपको पढ़ा हुआ है ना। इतना अच्छे से एक पॉइंट क्लियर कराया, अगर इसके बाद भी ना सॉल्व कर पाए आप लोग तो समझ लीजिए क्या मेरा सारा मेहनत बेकार। आप लोग तो मेहनत करते ही नहीं, वरना बताने की समस्या होता ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2021 का है, कोई दिक्कत। 2021 का क्वेश्चन है, आईएएस में आया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। इसमें से कौन सा काम करेंगे जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति आने की संभावना है, बताएं। ऑप्शन है, सार्वजनिक ऋण की चुकौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार, या बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। 4 ऑप्शन दिया है, बताएं कौन सा सबसे। हाँ
क्वेश्चन बहुत आसान है बेटे। पूछ रहे हैं कौन सा काम ऐसा होगा जिससे सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति होने की संभावना है, यानी कि मार्केट में मुद्रा सबसे ज्यादा आने की संभावना है, जिससे मुद्रा की वैल्यू सबसे ज्यादा गिरने की संभावना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आप देखिए ऑप्शन